आज का टॉपिक है दैट इज बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड इन अकाउंटेंसी। ये सब एकदम बेसिक टर्म्स है, आगे चल के भी बहुत सारे टर्म्स हम लोग समझेंगे, लेकिन आज का टॉपिक कवर कर रहा है ओनली द बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड इन अकाउंटेंसी। ये इतना बेसिक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना हम लोग अकाउंट्स कर ही नहीं सकते हैं। जैसे ABCD, इनके बिना इंग्लिश हो सकता है? नहीं हो सकता है। दुल्हन बिना शादी हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। तो ये सब टर्म्स के बिना हम लोग अकाउंट्स कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इसको बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छा तरीका से ये सब टर्म्स हम लोग समझेंगे। इस लिस्ट का पहला टर्म क्या रहेगा? एसेट, दैट इज एसेट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? क्या है? प्रॉपर्टीज विच द बिजनेस ओन्स एंड कंट्रोल्स। मतलब ये सब प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, ये सब प्रॉपर्टी बिजनेस ओन करता है, मतलब बिजनेस उसका ओनर है। और आप अगर कोई प्रॉपर्टी का ओनर हो तो आप अपनी मर्जी से उसको यूज कर सकते हो। हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरा बाप का संपत्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? हम जैसे चाहे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग प्रॉपर्टी है और बिजनेस उसको ओन कर रहा है, ठीक है। बिजनेस अगर चाहा तो वो बिल्डिंग को ऑफिस के तौर से यूज कर सकता है, और बिजनेस अगर चाहा तो वो प्रॉपर्टी में फैक्ट्री भी सेट कर सकता है। तो बिजनेस का मर्जी कि वो प्रॉपर्टी वो किस तरीका से यूज करेगा। सो एसेट क्या है? प्रॉपर्टीज विच द बिजनेस ओन्स एंड कंट्रोल। तो ये फर्स्ट फीचर है एसेट का। नेक्स्ट फीचर, व्हाट इज इट? इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब ये सब प्रॉपर्टी, ये सब संपत्ति का एक मार्केट वैल्यू है। मतलब हम चाहें तो ये प्रॉपर्टी मार्केट में बेच सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। जैसे प्रॉपर्टी बिल्डिंग ही ले लो, वो बिल्डिंग हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स फ्यूचर बेनिफिट। ये सब एसेट हमको अभी तो बेनिफिट दे ही रहा है और आगे चल के भी हमको बेनिफिट देने वाला है अगर उसको नहीं बेचेंगे। भाई मेरे पास सपोज एक कार है, ये हमको फिलहाल बेनिफिट तो दे ही रहा है और आगे चल के भी बेनिफिट देगा। कब तक? जब तक उसको सेल नहीं कर रहे हैं। सो इट गिव्स फ्यूचर बेनिफिट। And now we come to the final point regarding assets. Assets can be tangible or it can be intangible. Tangible asset का मतलब क्या है? इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है और इसको हम लोग छू सकते हैं। जैसे मशीनरी, इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है और इसको हम लोग छू सकते हैं। कैश, इनका दे फिजिकली एग्जिस्ट और इसको हम लोग छू सकते हैं। मोटर व्हीकल, इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसको हम लोग छू सकते हैं। तो ये सब क्या है? टैंजिबल एसेट है। कुछ एसेट इंटैंजिबल भी होते हैं, मतलब इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, भूत की तरह, है ना। जैसे भूत का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, फिर भी पीपल मानते हैं कि भूत है। वैसे ये सब एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी ये एसेट है, इनका इकोनॉमिक वैल्यू है। जैसे गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। हम तो मानते हैं कि ये सबसे बड़ा बिजनेस का एसेट है, गुडविल है तो सब कुछ है। सो गुडविल फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, लेकिन इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है, तो ये मेरा एसेट है। सॉफ्टवेयर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसका इकोनॉमिक वैल्यू है, बिजनेस को बेनिफिट देते रहेगा। सो ये सब क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स है। तो एसेट्स का मेन पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टीज विच द बिजनेस ओन्स एंड कंट्रोल्स। इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, गिव्स फ्यूचर बेनिफिट। अभी दे रहा है, आगे चल के भी देगा। एंड फाइनली इट कैन बी टैंजिबल और इट कैन बी इंटैंजिबल। तो ये रहा एसेट। नाउ वी मूव to the next term, liability. Let's understand what is exactly liability. क्या है liability? Amount owed by business to other entities. What do you mean owed? मेरा बिजनेस को पेमेंट करना है, अभी तक पेमेंट किए नहीं है, लेकिन हमको उसको पेमेंट करना है। अमाउंट इज owed, payable.
ये टर्म लायबिलिटी कहां से इमर्ज किया है? फ्रॉम द फ्रेज लायबल टू पे, मतलब बिजनेस इज लायबल टू पे, मेरा लायबिलिटी बनता है उसको पे करने को। माइंड इट, अमाउंट इज पेएबल, अभी तक हम लोग पे नहीं किए हैं, हमको पे करना है उसको, सो देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे। ये टर्म को और भी बेटर समझेंगे जब हम लोग एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। पहला एग्जांपल क्या है? बैंक लोन टेकन। बिजनेस को फंड्स का जरूरत पड़ा, ओनर के पास फंड्स नहीं है, तो किससे लिया? बैंक से लिया। तो बैंक से जब हम लोन ले रहे हैं तो किसका पैसा लेके बैठे हैं? बैंक का पैसा लेके बैठे हैं। फ्यूचर में ये पैसा जो बैंक से लिए हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पे इट बैक। तो बैंक लोन इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज एग्जैक्टली बैंक ओवरड्राफ्ट? मेरा एक बैंक अकाउंट है और उसमें 50,000 रुपीज है। मैक्सिमम आप कितना निकाल सकते हो वहां से? 50,000। 50,000 से ज्यादा निकालेंगे तो बैंक बोलेगा कि आपके अकाउंट में 50,000 है, आप इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। लेकिन कुछ प्रिविलेज पार्टी को बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? अगर वो चाहा तो उसके अकाउंट में जितना रुपया है वो उससे ज्यादा भी निकाल सकता है। तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना रुपया था? 50,000। सपोज हमको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया है, तो मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 है, हम निकाले कितना? 60,000। 50,000 था, निकाले कितना? 60,000। कितना ओवरड्रॉ किए? 10,000। नाउ 50,000 तो मेरा ही रुपया था, एक्स्ट्रा जो 10,000 निकाले हैं बैंक से वो किसका पैसा है? बैंक का पैसा है। आगे चल के इसको हमको क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। तो 10,000 जो ओवरड्रॉ किए बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक को आगे चल के लौटाना पड़ेगा, मतलब मेरा बिजनेस इज लायबल टू पे। तो ये भी मेरा बिजनेस का क्या है? लायबिलिटी है। लास्ट एग्जांपल, क्रेडिटर्स। बहुत यूज होता है। व्हाट इज क्रेडिटर्स? इनसे उधार में माल खरीदे। उधार मतलब वी हैव बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब माल तो खरीदे हैं लेकिन पेमेंट हम लोग फिलहाल नहीं किए, पेमेंट इज पेंडिंग। तो ऐसा थोड़ी ना कि पेमेंट फिलहाल नहीं किए तो आगे चल के हमको नहीं पे करना है, आगे चल के इनको पेमेंट करना है, पेमेंट इज ड्यू। बिजनेस इज लायबल टू पे दिस अमाउंट टू क्रेडिटर्स। तो ये सब एग्जांपल्स किसका है? लायबिलिटी का है। नेक्स्ट टर्म, एक्सपेंस। व्हाट इज एन एक्सपेंस? एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कंडक्ट डे टू डे ऑपरेशन। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब कैश आउटफ्लो, बिजनेसमैन का कैश निकल रहा है, एक्सपेंडिचर है। किस लिए निकल रहा है? इनकर्ड टू कंडक्ट डे टू डे ऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डे टू डे ऑपरेशन? डे टू डे ऑपरेशन का मतलब ये रोजमर्रा का ट्रांजैक्शन है, आए दिन ये सब ट्रांजैक्शन होते रहता है, बेसिक बिजनेस ऑपरेशन का ये पार्ट है। तो ये सब डे टू डे ट्रांजैक्शन में जो भी एक्सपेंडिचर बिजनेसमैन करता है वो किसके अंडर में आता है? एक्सपेंस का कैटेगरी में आता है। एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे। फर्स्ट, अमाउंट स्पेंट इन परचेजिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स। एक बिजनेसमैन आए दिन माल परचेज करता है, उसको सेल करता है, तो परचेजिंग गुड्स इज पार्ट ऑफ हिज बेसिक डे टू डे ट्रांजैक्शन। तो माल परचेज करने में उसका जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब क्या है? एक्सपेंस है। और अगर वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब रॉ मटेरियल खरीदता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कहां पर होता है? फैक्ट्री में होता है। तो सारी फैक्ट्री में जो सब एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब भी उनका क्या है? एक्सपेंस है। फैक्ट्री में क्या क्या खर्चा हो सकता है? बहुत सारे हो सकता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, फैक्ट्री में लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज होता है और उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। तो पावर इज एन एक्सपेंस। फैक्ट्री में जो वर्कर लोग काम करते हैं उसको हम लोग जो रेम्युनरेशन पे करते हैं उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। वेजेस इज पेड फॉर मैनुअल वर्क, और मैनुअल वर्क कहां पर होता है? फैक्ट्री में होता है, और ऑफिस में क्लरिकल वर्क होता है। तो फैक्ट्री वर्कर लोग को जो रेम्युनरेशन पे करते हैं वो क्या है? वेजेस। वो भी क्या है? एक्सपेंस है। तो अमाउंट स्पेंड इन परचेजिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स, ये सब एक्सपेंस है। नेक्स्ट कैटेगरी, अमाउंट स्पेंट इन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसमैन माल खरीद के क्या करता है? भाई बेचेगा उसको,
है ना। तो ये सब गुड्स को सेल करने के टाइम में जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो भी उसका एक्सपेंस है। क्या सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है? अगर हम माल सेल कर रहे हैं तो मेरा सेलिंग स्टाफ है, तो सेलिंग स्टाफ को जो रेमुनरेशन हम लोग पे कर रहे हैं, सैलरी, कमीशन, वो सब भी एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट, किस लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं? टू इंक्रीज माई सेल्स, सो एडवर्टाइजमेंट इज अनदर सेलिंग एक्सपेंस। और बहुत सारे हैं। और अगर हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज मतलब हम लोग कोई सामान नहीं बेच रहे, हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइड करने में भी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब भी एक्सपेंस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस एक्सपेंसेस। बिजनेस का कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन कहां से होता है? ऑफिस से होता है। तो ऑफिस का सारे जो एक्सपेंडिचर ऑफिस में हो रहा है वो सब भी क्या है? एक्सपेंस है। ऑफिस में क्या खर्चा हो सकता है भाई? ऑफिस, हम लोग ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं तो वो मेरा एक्सपेंस है। ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, और ऑफिस में जो स्टाफ काम करते हैं वहां पर क्लरिकल वर्क होता है, और क्लरिकल वर्क के लिए जो हम लोग रेमुनरेशन पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैलरी। तो ये सब ऑफिस का एक्सपेंस है एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एंड द लास्ट वन, वो क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट? भाई बिजनेस कर रहे हैं तो फंड्स का जरूरत पड़ता है, और ओनर के पास अगर इनसफिशिएंट फंड्स है तो हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस के ऊपर रिलाई करते हैं। क्या क्या वो एक्सटर्नल सोर्सेस हैं? बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब से बिजनेस लोन लेता है। तो जब बिजनेस ये सब से लोन लेता है तो क्या वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लोन देंगे? वो लोग थोड़ी ना बोलेंगे गुप्ता जी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप ले जाइए 10 लाख 15 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाइए। भाई ऐसा नहीं होता है। बैंक जब आपको लोन देता है, जब बिजनेस एंटरप्राइजेस को लोन देता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है। और भी बहुत सारा एक्सपेंस है, आगे चल के उसको हम लोग समझते रहेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर और एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे तो सब्जेक्ट का बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। बिजनेसमैन जब एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंडिचर मतलब कैश आउटफ्लो, बिजनेसमैन जब एक्सपेंडिचर करता है क्यों करता है? फॉर बेनिफिट। तो बिजनेसमैन जब एक्सपेंडिचर करता है किस लिए करता है? बेनिफिट के लिए करता है। हम लोग बोलते हैं ना पक्का बनिया है वो, इसका मतलब क्या निकला? बिना मतलब का, बिना फायदा का वो कोई खर्चा नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो की मोटिव क्या है? प्रॉफिट। बिना मतलब का, बिना फायदा का हम लोग खर्चा नहीं करेंगे। नाउ अगर बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है तो बुक्स में उसको ट्रीट करेंगे एज एन एक्सपेंस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई रिपीट, अगर बेनिफिट हमको शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है तो उसको बुक्स में ट्रीट करेंगे एज एन एक्सपेंस, और बेनिफिट अगर लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है तो उसको बुक्स में ट्रीट करेंगे एज एन एसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जिस ईयर में एक्सपेंडिचर किए, जिस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंडिचर किए, बेनिफिट केवल उसी अकाउंटिंग पीरियड में हमको मिलेगा। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड या सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड में हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे सैलरी हम पे किए किसी वर्कर को, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग एक बार सैलरी पे किए तो हमको लाइफ लॉन्ग सर्विस देगा। आप सैलरी मत पे कीजिए, वो काम करना बंद कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जब हम लोग पे करते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऐसा नहीं बोलेगा कि थैंक यू फॉर द पेमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लाइफ लॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। आप पेमेंट मत करो, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट के निकल जाएगा। तो ये सब एक्सपेंडिचर जब करते हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं, बेनिफिट केवल उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं और उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एसेट।
व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म का मतलब जिस अकाउंटिंग ईयर या जिस अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमको बेनिफिट केवल उस अकाउंटिंग पीरियड या उस अकाउंटिंग ईयर में केवल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमको सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर में भी हमको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप बिल्डिंग खरीदे हो, तो जिस ईयर खरीदे हो उस ईयर में तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड या सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर में भी आपको बेनिफिट मिलेगा अगर वो बिल्डिंग आप सेल नहीं कर रहे हो तो। मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज। ये सब भी जब हम खरीदते हैं तो मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड का हमको बेनिफिट मिलता है, तो उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है और वो क्या है? रेवेन्यू है। सो नेक्स्ट टर्म मेरा क्या है? रेवेन्यू है। व्हाट इज एग्जैक्टली रेवेन्यू? देखते हैं कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। अमाउंट रिसीव्ड कैश और अदर कंसिडरेशन। कैश की जगह दूसरा कुछ भी मिल सकता है। सो अमाउंट रिसीव्ड कैश और अदर कंसिडरेशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब बिजनेसमैन गुड सेल करता है, माल सेल करता है और उसके अगेंस्ट में जो कैश कलेक्ट करता है वो बिजनेस का क्या है? रेवेन्यू है। और अगर वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके अगेंस्ट में जो रेम्युनरेशन उसको मिल रहा है वो भी बिजनेस का रेवेन्यू है। नाउ तो ये दो एक्टिविटी दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है वो बिजनेस का रेवेन्यू है। ये दोनों जो एक्टिविटी है इसको हम लोग बोलते हैं कोर एक्टिविटी। मतलब ये बिजनेस का मेन एक्टिविटी है, बिजनेस का पार्ट ऑफ द डे टू डे ऑपरेशन है। जैसे एक आप ट्रेडर ले लीजिए। ट्रेडर क्या करता है? माल खरीदता है और उसको बेचता है, यही इसका बेसिक बिजनेस ऑपरेशन है। और एक सर्विस प्रोवाइडर, वो कोई आपको सामान नहीं बेच रहा है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो सर्विस के अगेंस्ट में जो रेम्युनरेशन रिसीव कर रहा है वो उसका रेवेन्यू है। जैसे रिलायंस जियो या एयरटेल, ये आपको कोई सामान नहीं बेच रहा है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डेटा कनेक्शन दे रहा है, टॉक टाइम दे रहा है और उसके अगेंस्ट में रेम्युनरेशन कलेक्ट कर रहा है। तो दे आर प्योर सर्विस प्रोवाइडर। तो ये दोनों एक्टिविटी ये बिजनेस का कोर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, रेवेन्यू फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन, और उसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटी आर द प्राइम एक्टिविटी जिससे बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होता है। कुछ अदर एक्टिविटी भी है, दैट इज अदर एक्टिविटी में क्या है? लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन। हम लोग लोन किसी को दिए हैं, उससे इंटरेस्ट मिला, वो भी रेवेन्यू है बिजनेस का। एंड देन रेंट रिसीव्ड, ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग और उसके अगेंस्ट में हमको रेंट मिल रहा है। तो देयर आर न्यूमरस अदर एक्टिविटीज जिससे हमको रेवेन्यू बिजनेस का जनरेट होता है। और एक फाइनल पॉइंट, बिजनेस एक्सपेंस करता ही है टू जनरेट रेवेन्यू। जैसे हम लोग माल खरीदते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, ये एक्सपेंस है, ये बिजनेस एक्सपेंस करता है टू जनरेट रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ सेल। तो एक्सपेंसेस आर इनकर्ड प्राइमरीली टू जनरेट रेवेन्यू। नेक्स्ट टर्म प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन इतना मेहनत क्यों करता है? तन मन धन ये तीनों किसको देता है? बिजनेस को देता है। खून पसीना बहाता है, थोड़ा ज्यादा बोल गए, खून तो नहीं पसीना बहाता है। तो इतना मेहनत क्यों करता है? बेचारा अपना बीवी बच्चा गर्लफ्रेंड को भी समय नहीं दे पाता है, इतना वो बिजनेस में लगा रहता है। क्यों? इसका सिंपल आंसर है प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए इतना मेहनत करता है। प्रॉफिट is the main motive of the business, one of the main motive of the business.
भाई रात दिन लगा रहता है, किस लिए लगा रहता है? प्रॉफिट के लिए लगा रहता है। ये प्रॉफिट किस तरीका से निकलेगा? बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक पर्टिकुलर पीरियड का जो टोटल रेवेन्यू है, आप उससे टोटल एक्सपेंस माइनस कीजिए, यू विल गेट द प्रॉफिट। आई रिपीट, एक पर्टिकुलर पीरियड का जो टोटल रेवेन्यू आए, उससे टोटल एक्सपेंसेस खर्चा आप माइनस कीजिए, यू विल गेट द प्रॉफिट। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो व्हाट इज प्रॉफिट? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। एग्जाम्पल ले लो। सपोज एक टोटल अकाउंटिंग पीरियड में, सपोज 1 ईयर, उस 1 ईयर में उसका टोटल रेवेन्यू कितना है? 10 लाख। तो इनका टोटल रेवेन्यू कितना है? 10 लाख। तो उस पर्टिकुलर ईयर में उनका टोटल रेवेन्यू मतलब आय कितना है? 10 लाख। और उसी अकाउंटिंग ईयर में इनका टोटल खर्चा कितना हुआ है? एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है? सपोज 8 लाख। तो रेवेन्यू है 10 लाख, आय 10 लाख, खर्चा कितना है? 8 लाख। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस कितना है? 2 लाख। तो ये 2 लाख इनका क्या है? प्रॉफिट है। सो दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट इनकम। नेट इनकम मतलब जो सारे रेवेन्यू है उससे सारे एक्सपेंस माइनस करो, यू विल गेट द नेट इनकम। नेक्स्ट टर्म, ठीक इसका ऑपोजिट, व्हाट इज दैट? लॉस। लॉस क्या है? रिवर्स। प्रॉफिट का ठीक रिवर्स। लॉस क्या है? एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर रेवेन्यू। मतलब यहां पर एक्सपेंसेस या कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से। तो कॉस्ट अगर रेवेन्यू से ज्यादा है तो बिजनेस का लॉस होगा। तो इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ लॉस। जैसे कि सपोज एक अकाउंटिंग पीरियड में टोटल रेवेन्यू है 10 लाख। टोटल रेवेन्यू 10 लाख, लेकिन इनका एक्सपेंस कितना है? उसी अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंस है सपोज 11 लाख। तो एक्सपेंस एक्सीड कर रहा है रेवेन्यू से कितना? 1 लाख से। तो ये 1 लाख क्या है? इनका लॉस है। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है? बाय कंपेयरिंग द टोटल रेवेन्यू विद टोटल एक्सपेंस या कॉस्ट। लॉस और एक तरीका से हो सकता है, वो कैसे? मनी इज वर्थ लॉस्ट अगेंस्ट विच बिजनेस रिसीव्स नो बेनिफिट। मनी इज वर्थ का मतलब कोई एक पर्टिकुलर सपोज एसेट ही मान लो, उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, और वो मॉनेटरी वैल्यू हम लोग लूज कर रहे हैं अगेंस्ट विच हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मतलब उसका मॉनेटरी वैल्यू लूज कर रहा है, घट रहा है, लेकिन हमको उसके अगेंस्ट में कोई बेनिफिट हमको नहीं मिला। एग्जाम्पल क्या है? लाइक गुड लॉस बाय फायर। भाई गुड्स था, गोडाउन में आग लग गया, लॉस हुआ। तो गुड्स का एक मॉनेटरी वैल्यू है, लॉस हो गया, कोई बेनिफिट मिला, आग लग गया, गुड्स आर लॉस्ट, क्या बेनिफिट होगा? तो इट्स माय लॉस। कैश स्टोलन, उसका एक मॉनेटरी वैल्यू है, वो स्टोलन, तो वो मेरा क्या है? लॉस है। तो इस तरीका से भी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट 2 टर्म्स, दैट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि कौन मेरा डेटर है और कौन मेरा क्रेडिटर है। पहला टर्म जो है व्हाट इज दैट इज डेटर्स। नाउ इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट डेटर्स। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इनका क्या है? डेटर्स है। मतलब बी इज साइलेंट, इनका कोई यूसेज नहीं है। भाई ये अंग्रेज लोग बहुत मजेदार होते हैं। जब एक पर्टिकुलर वर्ड में कोई एक पर्टिकुलर लेटर का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, तो उसको क्यों बीच में डाल रहे हो? ये बी इस वर्ड में बीच में क्यों टांगा डाल रहा है? खैर वो अंग्रेज है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? डेटर्स। अब ये कौन डेटर है? Debtors are entities or person who owes money to the business enterprise. मतलब ये सब entities से हमको पैसा मिलने वाला है। Simply they are persons or business organizations या any entity जिससे मेरा बिजनेस को पैसा मिलने वाला है। मेरा बिजनेस क्या बोलेगा कि वो सब पार्टी मेरा डेटर्स है। Now amount is
रिसीवेबल फ्रॉम देम। सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ये सब पार्टी से मेरा बिजनेस को पैसा मिलने वाला है। तो मेरा बिजनेस के लिए वो कौन है? डेटर्स। एक पार्टी जनरली कैसे डेटर बनता है? अगर हम मेरा बिजनेस अगर किसी को उधार में माल सेल कर रहा है, उधार मतलब समझते हो ना, सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब माल तो सेल किए हैं लेकिन फिलहाल पैसा नहीं लिए, आगे चल के लेने वाले हैं। तो अगर उधार में उसको माल सेल कर रहे हैं तो आगे चल के पैसा उनसे मिलने वाला है, तो वो पार्टी मेरे बिजनेस के लिए क्या है? डेटर्स। एंड फाइनल पॉइंट, डेटर्स मेरा क्या है? एसेट टू द बिजनेस, क्योंकि इट रिप्रेजेंट द मनी टू बी रिसीव्ड। तो डेटर्स बिजनेस का क्या होता है? एसेट होता है। नेक्स्ट टर्म दैट इज व्हाट? क्रेडिटर। ये डेटर्स का ठीक उल्टा है। डेटर से हमको पैसा मिलता है और क्रेडिटर्स मतलब क्या है? ये सब एंटिटीज को मेरा बिजनेस पैसा पे करेगा, मतलब उनको मेरा बिजनेस उनको पैसा पे करेगा। रीजन अमाउंट इज पेबल टू देम, मेरा बिजनेस उसको पैसा पे करेगा। रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है बहुत सारा रीजन, लेकिन प्रमुख रीजन क्या है? मेरा बिजनेस उनसे उधार में माल खरीदा है, मतलब माल तो खरीदे हैं लेकिन फिलहाल पैसा हम लोग उनको पे नहीं किए। तो भाई आगे चल के पे करना है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि माल खरीदे इसको पेमेंट मत करो। तो उनको आगे चल के पैसा पे करना है, तो वो सब एंटिटीज मेरा बिजनेस के लिए क्या है? क्रेडिटर। मेरा बिजनेस क्या बोलेगा? उनको पैसा पे करना है, तो वो मेरा कौन है? क्रेडिटर है। नेक्स्ट, अमाउंट इज पेबल टू देम। भाई पेबल है तभी तो वो क्रेडिटर है, लेकिन उनको पे करना है। एंड फाइनल पॉइंट, वो बिजनेस का लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब आप लोग जानते ही हो, अमाउंट इज पेबल, तो उनको पे करना है, तो बिजनेस के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अकाउंटेंसी, तो इसको बहुत अच्छा से आपको समझना है। नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज व्हाट? गुड्स। क्या है गुड्स? गुड्स आर ट्रेडिंग एसेट नंबर वन, मतलब बिजनेस वो चीज का ट्रेड करता है। ट्रेड का मतलब वो बार बार खरीद रहा है और उसको बार बार सेल करता है, मतलब बिजनेस डील्स इन इट। बिजनेस वो आइटम का डीलर है। जैसे कोई फर्नीचर डीलर है, भाई फर्नीचर डीलर क्या करता है? वो बार बार फर्नीचर खरीदता है और उसको सेल करता है, तो वो फर्नीचर उसके लिए क्या है? गुड्स है। एक मशीनरी डीलर, व्हाट डज अ मशीनरी डीलर डू? मशीनरी डीलर बार बार मशीन खरीद रहा है और उसको सेल कर रहा है, मतलब वो चीज में वो डील करता है। कोई होम अप्लायंस डीलर है, मतलब उसके लिए गुड्स क्या हुआ? उसके लिए गुड्स हुआ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब उसका गुड्स है। नेक्स्ट पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, परचेज विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेल। एक बिजनेसमैन जब गुड्स खरीदता है, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीद रहा है। क्या इंटेंशन के लिए खरीद रहा है? उसको मार्केट में रीसेल करेगा, मतलब ये सब आइटम्स खरीदता ही वो रीसेल का इंटेंशन के लिए। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ 6 अकाउंट्स। बिजनेस का ज्यादातर ट्रांजैक्शन का लेना देना किसके साथ है? गुड्स के साथ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट। लेकिन मजा का बात है कि अकाउंट्स में गुड्स बोल के कोई अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं होता है। तो ये तो आप लोग बोलोगे सर ये तो आप क्या बोल रहे हो? एक तरफ आप बोल रहे हो कि गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा तरफ आप बोल रहे हो कि गुड्स बोल के कोई अकाउंट ही नहीं मेंटेन होता है। आई सेड गुड्स बोल के कोई अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट आइटम है कि गुड्स के लिए एक नहीं 6 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। सो रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ 6 अकाउंट्स। वो क्या है? एक बिजनेसमैन क्या करता है? गुड्स खरीदता है, तो जब वो गुड्स परचेस कर रहा है, कौन सा अकाउंट में जाके रिकॉर्ड करेगा? परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, और परचेज उसका क्या है? एक्सपेंस। नेक्स्ट, एक बिजनेसमैन गुड्स खरीद को क्या करेगा? वो सेल करेगा। कौन सा अकाउंट में जाके रिकॉर्ड करेगा? वो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। वो उसका इनकम या रेवेन्यू है।
नेक्स्ट, अगर हम लोग माल परचेस किए और उसको रिटर्न कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट में जाके रिकॉर्ड करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेस रिटर्न्स अकाउंट में। परचेस रिटर्न्स, जिसका और एक नाम क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड। व्हाट डू यू मीन रिटर्न्स आउटवर्ड? भाई माल खरीदे थे हम लोग तो माल आया था, अब रिटर्न कर रहे हैं तो माल मेरे बिजनेस से निकल जा रहा है, गोइंग आउटवर्ड्स, तो वो क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट। परचेस रिटर्न्स और रिटर्न्स आउटवर्ड आर सेम। आप दोनों में से कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न्स। क्या है सेल्स रिटर्न्स? हम गुड सेल किए थे और पार्टी वो माल मेरा बिजनेस को रिटर्न कर रहा है, तो कौन सा अकाउंट में जाके रिकॉर्ड करेंगे? हम लोग सेल्स रिटर्न्स अकाउंट में जाके रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिटर्न्स का और एक नाम क्या है? रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। व्हाई? हम लोग सेल किए थे तो माल निकल गया था मेरा बिजनेस से, अब वो माल वो पर्टिकुलर पार्टी मेरे बिजनेस को रिटर्न कर रहा है, तो मेरे बिजनेस में वो सब माल वापस आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड रिटर्न्स इनवर्ड और रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। तो ये चार अकाउंट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न्स अकाउंट या रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। इसके अलावा दो और अकाउंट मेंटेन होता है गुड्स के लिए, दैट इज व्हाट? ओपनिंग स्टॉक अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्या है? अकाउंट्स पीरियोडिकली हम लोग मेंटेन करते हैं और जनरली अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 1 ईयर का होता है, एक क्वार्टर का भी हो सकता है, बट जनरली वी कंसीडर अकाउंटिंग पीरियड टू बी 1 ईयर। साल के बिगिनिंग में मेरे पास कितना स्टॉक ऑफ गुड्स है, वो कौन सा अकाउंट में जाके देखेंगे? हम लोग ओपनिंग स्टॉक अकाउंट में जाके देखेंगे। और साल के एंड में मेरे पास कितना स्टॉक है, वो कौन सा अकाउंट में जाके उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा? दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 6 अकाउंट है ये केवल और केवल मात्र गुड्स के लिए है, ये और कोई दूसरा आइटम का इसका यूसेज नहीं है। मतलब ये 6 अकाउंट केवल मात्र गुड्स की सेवा में लगे हैं, दूसरा कोई भी बिजनेसमैन गुड्स के अलावा दूसरा कोई भी सामान खरीद रहा है वो ये सब अकाउंट में यूज नहीं होगा। सो दीज अकाउंट्स आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर गुड्स, दूसरा कोई आइटम के लिए ये सब अकाउंट्स का यूसेज नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म, नॉन ट्रेडिंग एसेट, मतलब वो ट्रेडिंग एसेट नहीं है, वो गुड्स नहीं है, नॉन गुड्स। गुड्स क्या है? ये अभी अभी हम लोग समझे हैं कि गुड्स जब बिजनेसमैन खरीदता है, किस लिए खरीदता है? सेल के लिए खरीदता है। लेकिन एक बिजनेसमैन गुड्स के अलावा भी बहुत सारा आइटम खरीदता है जो सेल के लिए नहीं होता है, उसको बिजनेस में यूज करेगा वो। जैसे कि एक मशीनरी डीलर, वो मशीन खरीद रहा है तो वो मशीनरी डीलर है, मशीन खरीद रहा है, सेल के लिए खरीद रहा है, तो वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। लेकिन वही मशीनरी डीलर अगर ऑफिस टेबल खरीद रहा है, मतलब ऑफिस में यूज करेगा, सेल नहीं करेगा, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो नॉन गुड्स है, मतलब वो नॉन ट्रेडिंग एसेट है। वो ऑफिस टेबल वो बिजनेस में यूज करेगा, वो सेल के लिए नहीं है, बिकाऊ नहीं है। मतलब these items are not bought with an intention of resale। जब वो मशीनरी डीलर वो ऑफिस टेबल खरीद रहा है तो सेल के लिए नहीं, उसको बिजनेस में यूज करेगा। मतलब दे आर यूज्ड इन द बिजनेस, दे आर यूज्ड इन द बिजनेस, बिकाऊ नहीं है, नॉट फॉर सेल। नेक्स्ट टर्म, कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्या है कैपिटल? भाई बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? कैपिटल। कैपिटल बिना हम लोग बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जगह चाहिए, जमीन चाहिए, मशीनरी चाहिए, बहुत सारा फंड्स को बिल्डिंग चलाने के लिए हमको बहुत सारा फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है। ये सब फंड्स कहां से आएगा? भाई ओनर है, ओनर इन्वेस्ट करेगा, तो व्हाट इज एग्जैक्टली कैपिटल? दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। मतलब ये सब ओनर का
पर्सनल एसेट था जो वो बिजनेस में लगा रहा है। कैपिटल बिजनेस का लाइफ लाइन होता है, इसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो ये सब ओनर का पर्सनल एसेट था जो वो बिजनेस में लगा रहा है। सपोज हम एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास दो बिल्डिंग है, एक तो जहां से पढ़ा रहे कोलकाता श्याम बाजार, और एक बिल्डिंग सपोज गिरीश पार्क में है। श्याम बाजार बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 1 करोड़, और गिरीश पार्क में जो बिल्डिंग है उसका भी वैल्यू कितना है? 1 करोड़। तो श्याम बाजार में तो हम अपना फैमिली के साथ रह रहे हैं, ये तो मेरा पर्सनल रेसिडेंस है, वो बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है। हम सोचे क्यों ना बिजनेस उसी बिल्डिंग में चालू कर दे, तो वो बिल्डिंग मेरा पर्सनल एसेट था जो हम बिजनेस पर्पस के लिए लगा रहे हैं। तो वो मेरा क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एसेट था। वो कहां पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिजनेस में लगा रहे हैं ना। मेरे पास एक बैंक अकाउंट भी है और उसमें 50 लाख रुपया है। हम एक अलग से बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट ओपन किए, और मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट जिसमें 50 लाख है, वहां से हम 30 लाख बिजनेस बैंक अकाउंट में हम लोग डिपॉजिट किए। तो ये जो 30 लाख है, ये मेरा पर्सनल एसेट था जो बिजनेस में हम लगाए। तो मेरा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1 करोड़ का बिल्डिंग और 30 लाख का क्या है? तुम्हारा बैंक बैलेंस। मेरा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 करोड़ 30 लाख। ये कैपिटल जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट किए। सो कैपिटल amount invested by owner in his business, personal assets of the owner which are invested in the business. Next important point, capital business का liability होता है, liability of the business to the owner. कैपिटल कैसे liability होता है? इसके पीछे हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है, एक प्रिंसिपल समझना है, that is business entity concept. क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? हम लोग जो लोग अकाउंट्स नहीं जानते हैं, जो लोग अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, वो बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही समझते हैं। लेकिन अकाउंट्स ऐसा नहीं समझता है। अकाउंट्स बोल रहा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों टू अलग सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी है। बिजनेस और बिजनेसमैन आर नॉट द सेम। और सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है। जब हम बोल रहे एसेट, किसका एसेट? बिजनेस का। जब हम बोल रहे लायबिलिटी, किसका लायबिलिटी? बिजनेस का। तो सब कुछ बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है। तो कैपिटल कैसे लायबिलिटी है? ये ओनर का फंड है जो बिजनेस लिया है। तो दीज आर फंड्स ऑफ ओनर जो बिजनेस अक्वायर किया है, बिजनेस के पास आया। ये बिजनेस का खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, ये बिजनेस एक दूसरा एंटिटी ओनर उससे पैसा लिया है। आपके पास अगर किसी दूसरे का पैसा है तो वो आपका लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपका खुद का पैसा नहीं है, दूसरे का पैसा तुम लेके रखे हो। बिजनेस अगर कभी भी क्लोज होगा तो बिजनेस ये पैसा जो बिजनेसमैन से लिया था कैपिटल, वो उसको पे बैक करेगा। तो कैपिटल बिजनेस का क्या है? लायबिलिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी और नेटवर्थ, और इसको हम लोग आगे चल के ये सब टर्म्स यूज करते हैं। क्लास 11 में इक्विटी और नेटवर्थ का उतना यूसेज नहीं है। आज का वीडियो का लास्ट टर्म हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट? ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग्स? ये एग्जैक्टली कैपिटल का रिवर्स है। कैपिटल का मतलब क्या है? ओनर्स का पर्सनल रिसोर्सेज, ओनर का पर्सनल एसेट, वो कहां पर लगा रहा है? बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कैपिटल है। ड्राइंग्स क्या है? एग्जैक्टली रिवर्स। ये बिजनेस का रिसोर्सेज, बिजनेस का एसेट ओनर बिजनेस से निकाल रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए। तो ये सब क्या है? ड्राइंग्स है। ये सब कहां पर जाके रिकॉर्ड करेंगे? इन एन अकाउंट कॉल्ड ड्राइंग्स। बिजनेस से ओनर क्या क्या निकाल सकता है? कैश निकाल सकता है, गुड्स निकाल सकता है, अदर एसेट्स निकाल सकता है। तो ये सब कुछ कहां पर जाके रिकॉर्ड होगा? ड्राइंग्स अकाउंट में। भाई बिजनेसमैन का भी फैमिली है, बीवी बच्चा है, तो खर्चा कहां से निकालेगा?
बिजनेस से ही तो निकालेगा, बिजनेस से निकाल के वो सब अपना पर्सनल यूज के लिए वो सब बिजनेस से निकाल रहा है। कहां पर जाके रिकॉर्ड करेंगे? इन एन अकाउंट कॉल्ड ड्रॉइंग्स अकाउंट। सब कुछ जो बिजनेस से निकाल रहा है कहां पर जाके रिकॉर्ड करेंगे? इन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ये सब बेसिक टर्म्स था, और भी बहुत सारे टर्म्स हम लोग आगे चल के उसको समझेंगे, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, अकाउंट्स को अच्छी तरीका से समझते रहिए, एकदम डीपली जाके हम सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाएंगे। पेशेंस रखिए, ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, यू विल एनहांस योर नॉलेज।